हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की मीजोलिथिक एज के बारे में, मध्यपाषाण काल के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमने बात की नवपाषाण काल, नियोलिथिक एरा के बारे में। तो इसमें हमने बात की कि नवपाषाण काल या नियोलिथिक में भारत में किन किन स्थानों से इस मनुष्य के औजार उपकरण वगैरह या इनकी मौजूदगी के हमें प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हमने बात की कि नियोलिथिक एज में जो है इस मनुष्य के औजार उपकरण हथियार कौन कौन से थे, उनकी हमने बात की। फिर हमने बात की इनके निवास या रेजिडेंस के बारे में, ये किस क्षेत्रों में रहते थे, इनके मकान किस प्रकार के थे, इनके बारे में हमने बात की। गांव बसा के रहने लग गए, उस पर हमने चर्चा की। आज बात करते हैं नियोलिथिक एज में इनके जो बर्तन जो ये उपयोग में लेते थे उनके बारे में। तो नवपाषाण कालीन इस कला ने बहुत उन्नति की, यानी जो बर्तन बना रहा है, यानी जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो वो अब कुम्हार की चाक पे बनाना इससे शुरू कर दिया। पहले कच्चे बर्तन थे, अब अग्नि में पका करके मजबूत जो है बर्तन बनाना शुरू कर दिया। पहले बिना कुम्हार की चाक से मिट्टी का जो है कच्चे के बनाते थे और उसको धूप में पका कर सुखाते थे, लेकिन अब धूप में नहीं सुखा रहे। एक तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार की चाक पे बना रहे, दूसरा उनको आग से पका रहे। तो ये बर्तनों में विशेषता हो गई। कुम्हार की चाक की वजह से इनके जो बर्तन सुंदर और सुडौल जो बने हैं। इन बर्तनों को आग से पकाकर मजबूत और टिकाऊ बनाया गया। मनुष्य ने सीख लिया मिट्टी के बर्तन सादे और अलंकृत, सादे मतलब जिसके ऊपर कोई चित्रकारी वगैरह कोई सजावट नहीं की गई, और अलंकृत जिसको सजाया गया चित्रकारी द्वारा, दोनों तरह के ही मिले हैं, सादे और अलंकृत दोनों ही मिले हैं। अलंकरण के लिए फूल पत्ती आदि की आकृतियाँ जो है मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं थे। प्रत्येक मकान में अनाज को जमा करने के लिए मिट्टी के प्रति हर मकान के अंदर अनाज रखने के लिए छोटा सा गोदाम, गोदाम से मतलब बड़े गोदाम से नहीं लेना, घर का जो जरूरी अनाज रख सके वैसे गोदाम बनाए जाते थे। राजस्थान में नवपाषाण कालीन औजार और बर्तन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, जो जिनमें चित्तौड़ जिले में बेड़च और गंभीर नदियों वाले जो किनारे वहाँ पर क्षेत्र में, चंबल और वाम नदी के तट पर भैंसरोगढ़ जगह है वहाँ पर, और नए घाट पे, और बनास तट पर हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली, किलुंड, ये और लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी, शिकारपुर, सोजत, पिंपाड़, खिंवसर आदि अनेक स्थानों पर जो है ये नवपाषाण कालीन मनुष्य के जो है औजार उपकरण या मिट्टी के बर्तन वगैरह इनके जो प्रमाण जो है मिले हैं। अब बात करते हैं इस नियोलिथिक एज के जो है उद्योग धंधे और व्यापार के बारे में, इस मनुष्य के जो है उद्योग धंधे व्यापार पे। तो इस काल में शिकार तो जारी रहा, मतलब ये शिकार करा, लेकिन अब पशुओं को केवल मारने के स्थान पर, मतलब सिर्फ शिकार नहीं करें, पशु बंधन, पशुचारण, पशुपालन का व्यवसाय भी शुरू हो गया। यानी अब ये पशुपालन करने लग गया, यानी जानवरों को पाल रहा है घर पे, जिसमें गाय बैल भैंस के साथ साथ भेड़ बकरी पक्षी भी ये पाल रहा है। इस प्रकार पशुपालन का व्यवसाय शुरू हो गया। वे अब नौकाएं भी बनाने लगे। अब यानी नौकाओं से मतलब आधुनिक टाइप की नौकाएं नहीं, मतलब जो पानी को पार करने के लिए यूज में ली जाने वाली नौकाएं, जैसे आदिवासी लोग आज भी जो है जंगली इलाकों में नदियों में काम लेते हैं, तो उस टाइप की नौकाएं बनाने लग गए। तो संभवतः वे नाविक कला से परिचित थे, तो वो मतलब नाविक कला से वो परिचित हो चुके थे, तो वो नौकाएं जो है बनाने लगे। इस काल में सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार खेती का था। तो इस समय का सबसे बड़ा नवपाषाण काल की देन है खेती। खेती के कारण अब मानव एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने लगा है। तो खेती कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको एक जगह परमानेंट रहना पड़ेगा, तभी खेती कर पाएगा, नहीं तो फसल नष्ट कर दी जाएगी जानवरों द्वारा। खेती के प्रमाण राजस्थान में सांबर में मिले हैं, लूणकरसर में मिले हैं, डीडवाना में। इसके अलावा ईसा से 5000 पहले वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कोल्डी हवा से भी खेती के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। शुरू में मनुष्य हाथ से खेती किया करता था, यानी कि जानवरों और हल का प्रयोग नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वह बैलों और घोड़ों का प्रयोग करने लगा। हल चलाने का प्रयोग करने लगा। पत्थर के बने औजारों से वे लकड़ी काटता था, उनकी सहायता से वो उस लकड़ी से हल और गाड़ी जो है बनाता था। अनाज काटने के लिए वो हंसिया का भी आविष्कार किया। अनाज पीसने के लिए दो पाषाण खंडों से चक्की का भी निर्माण किया, यानी चक्की जो अनाज पीसने के लिए काम लेती वो भी इसने बनाई। इस समय मनुष्य गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, साग सब्जी, फल और कपास आदि उत्पादित करता होगा, ऐसा हमारा जो है मानना है। इस प्रकार कृषि कर्मों से ज्ञान उसे प्राचीन युग में एक महान क्रांति का प्रतीक है। तो खेती के बारे में उसकी जो नॉलेज जो हुई है, जो ये काम सीखा है, वो
प्राचीन युग की एक बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस युग में बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला सुथार जिसको हम बोलते हैं, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि का व्यवसाय भी इस समय शुरू हो गए। इस मनुष्य ने वस्त्र निर्माण भी करना सीख लिया था। यानी ये जो मनुष्य है नवपाषाण काल वाला, इसने वस्त्र बनाना सीख लिया। उसने पौधों के रेशों और पशुओं के बालों से वस्त्र बुनना सीख लिया। इस युग में मनुष्य ने पेड़ पौधों के द्रवों यानी रस से, धातु रसों से, पेड़ पौधों के द्रवों के द्रव से और धातु रसों से इन वस्त्रों को रंगना भी सीख लिया था। इस प्रकार अनेक व्यवसाय शुरू होने और स्थायी रूप से सीख लिया। इस प्रकार अनेक व्यवसाय शुरू होने और स्थायी रूप से एक स्थान में बसने से गांव और समाज के संगठन की भावना विकसित होने लगी। यानी वो एक व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, गांव के में रह भी रहे हैं संगठन, तो इससे क्या होगी, संगठन की भावना उनमें विकसित हुई। इस काल में व्यापार की भी शुरुआत हुई। एक गांव में रहने वाले लोग अपनी वस्तुओं का परस्पर विनिमय करने लगे। जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो वस्तु है वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं एक दूसरे को। इस काल में मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी, यानी मुद्रा नहीं थी। व्यापार अपने गांव के अलावा आसपास के गांवों में भी होता था। यानी अपने पास जो वस्तु होती थी, अपने उपयोग के बाद में अपने गांव वालों को देने के बाद में बच जाती थी, तो वो आसपास के गांव में भी उनका व्यापार करते थे। उस युग में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी। यानी उस काल में, नवपाषाण काल में, मनुष्य की ज़रूरतें थी वो बहुत कम थी और वो छोटे से क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। अब बात करते हैं भोजन और अग्नि का उपयोग। यानी ये मनुष्य नवपाषाण काल वाला जो है भोजन यानी जो है मांस वगैरह पका के खा रहा है। तो पुरापाषाण काल मानव भोजन पकाने की कला से परिचित पुरापाषाण वाला नहीं था। उसने पत्थर के टूटने या उनकी आपसी रगड़ से निकलती हुई चिंगारियाँ, पेड़ों की डालों की रगड़ से आग लगना या कभी कभी जंगल की भयानक आग को देखा होगा। अचानक उसने दावाला ने जंगल की भयानक आग, उससे जले बुले जानवर का मांस खाया होगा, जिसका स्वाद उसे अच्छा लगा होगा। यानी जो कच्चा मांस खा रहा था उसकी तुलना में इसका स्वाद उसे अच्छा लगा होगा। अब वह पत्थर व लकड़ी को रगड़कर आग जलाना सीख गया। तो ये मनुष्य जो है पत्थर को, लकड़ी को रगड़ करके आग कैसे जलानी वो सीख गया। इस आग से वह भोजन पकाने लगा। सर्दी में जो है उष्णता प्राप्त करने के लिए या गर्म आग पैदा करने के लिए इस आग का प्रयोग सर्दी भगाने में करने लगा। अंधकार में इस आग को जला करके वह हिंसक पशुओं को भी भगाता था, अपनी रक्षा में इसका उपयोग करता था। इस समय पाक भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन है उसको पकाने में भी इस अग्नि का प्रयोग करने लगा। ये मनुष्य फल फूल और मांस के अलावा खेती से अन्न भी पैदा करता था। तो ये मनुष्य जो है फल फूल मांस के अलावा खेती कर रहा है, खेती से अनाज उत्पादन कर रहा है। गाय भैंस भेड़ बकरी पालते थे ये लोग, और उनका पेय पदार्थ यानी दूध वगैरह का जो मुख्य था, दूध से दही बनाना सीख गए और दही से घी निकालना भी एक कला जो है सीख गए थे। और इसके अलावा पेड़ पौधों के रसों से, ताड़ी या दूध से पेड़ पौधों के रस से पेय पदार्थ भी जो है निकालना सीख गए थे। इन पेय पदार्थों के रूप में उनका उपयोग पेड़ पौधों के रसों का, ताड़ी का करने लगे। अब बात करते हैं नवपाषाण मनुष्य के मृतक संस्कार, मरने वाले, इनके जो लोग मरते थे उनका अंतिम संस्कार कैसे करते थे। इस काल में नवपाषाण काल का मनुष्य जो है प्राय अपने मृत शरीरों को जमीन में दफनाया करता था। तो सामान्य रिवाज ये था कि मरने वालों को जमीन में दफनाया जाता था। शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान होते थे। अब गांव है तो जाहिर सी बात है गांव के कब्रिस्तान भी होते थे। इसके अलावा मकान के आंगन में भी दफनाते थे या तहखाने में भी गड्ढा खोद करके भी ये दफनाने का रिवाज था। शव को जो है गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता था। गड्ढे में उसके उपयोग की वस्तु को रख दिया जाता था। तो गड्ढे में जो खोद के शव रखते थे उसके साथ साथ उपयोग की वस्तुएं रख दी जाती थी। तो इसके मतलब कहने का मतलब है इसके पीछे उनकी धार्मिक मान्यता थी वस्तुएं रखने का। इसके अलावा शवों को जलाने की भी प्रथा थी। यानी कि जो डेड बॉडी है उसको दफन करने के साथ जलाने का रिवाज था, और उसकी भस्मी को मिट्टी के बने हुए कलश में रख करके आदर के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो ये दूसरा तरीका है। 3 प्रकार के अंतिम संस्कार के: दफनाना, जलाना और जली हुई जो अस्थि और हड्डियों को बर्तन में रख के जमीन में गाड़ना। तो ये 3 प्रकार के इनके जो अंतिम संस्कार या मृतक संस्कार जो है चलते थे, इनके प्रचलन में थे। अगला बात करते हैं समुदाय, जातियाँ और वर्ग। यानी इस काल तक आते आते भारतवर्ष में मनुष्य अनेक समुदाय, जातियों और वर्गों में जो है
बन गए थे, इसी में बंटने लगा और अलग अलग स्थानों पर रहने वाले समूहों के अलग अलग समुदाय जो बन गए थे। यानी जैसे पहाड़ी इलाके में रहने वाला पहाड़ी, इसी प्रकार से जंगली इलाके में, झीलों नदियों किनारे रहने वाले, मैदानों में, पर्वतों में, रेगिस्तान रहने वाले। तो इसे जो जिस क्षेत्रों में रह रहे हैं वो अलग अलग समुदाय के रूप में पहचान एक दूसरे की होने लगी और एक दूसरे से वो भिन्न भी रहने लगे, जिससे उनमें एक दूसरे से अलग रहने की भावना भी जागृत हुई। आज भी है, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, गाँव में, शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में, हर एरिया में रहने वाले अलग लोग हैं। इनका रहन सहन, रीति रिवाज भी, खान पान भी सब अलग है। वास्तव में जाति प्रथा का अंकुरण इसी काल में दिखाई देता है। नवपाषाण काल में ही जाति प्रथा दिखाई देती है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, इसी से अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ। अलग अलग व्यवसाय अपनाने से उनके व्यवसाय के आधार पर अनेक वर्ग और जातियाँ बनने लगी। तो व्यवसाय भी अलग अलग हैं, तो उससे आधार पर इनकी वर्ग भी अलग अलग और जातियाँ भी, मतलब जैसे आज भी होता है ना, कुम्हार, लोहार, है ना, जो हर एक जो व्यवसाय हो गया, कार्य हो गया, तो उससे आधार पर जातियाँ अलग अलग है, तो इस प्रकार ये जातियाँ बनने लगी। अब बात करते हैं इनकी पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की बात करते हैं। तो इस नए युग का निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में स्त्रियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही थी। तो इस काल में परिवार के अंदर महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। खेती का बहुत सा काम महिलाएं करती थी, गेहूँ पीसने का काम महिलाएं करती थी घर में, मतलब अनाज पीसने का काम, खाना बनाना, सूत काटना, कपड़ा बनाना, बर्तन बनाना, अधिकांश कार्यों का दायित्व जो है स्त्रियों के पास ही रहा था। अतः समाज की में उनकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण रही। पुरुषों का मुख्य दायित्व फसलों की रक्षा करना, शिकार और पशुपालन रहा होगा, और औजार और हथियारों का जो है निर्माण करना भी पुरुषों का मुख्य काम था। तो जब हल का आविष्कार हो गया और जुताई के लिए पशुओं की सहायता ली जाने लगी, तो खेती के अंदर महिलाओं की भूमिका कम हो गई। यानी महिलाओं को अब फ्री का वक्त मिलने लग गया, यानी हल और पशुओं का प्रयोग होने से। तो अब जो है महिला खेती आसान हो गई, अतः स्त्रियाँ जो है घरेलू कामों को संभालने में ज़्यादा भूमिका निभाने लगी है, घर के काम में अब वो ज़्यादा भूमिका निभा रही है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस समय मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा का पसंद रहा होगा। मातृ सत्तात्मक जिसमें परिवार में महिलाओं की भूमिका, जैसे वर्तमान में पितृ सत्तात्मक होता है, तो उस समय माना गया कि नवपाषाण काल में मातृ सत्तात्मक, या हड़प्पा से भी तो पढ़ेंगे, उसमें भी मातृ सत्तात्मक का ही प्रमाण मिल रहा है। तथा विवाह की नियमित प्रथा की सूत्रपात भी इस समय हुआ होगा। इसके बाद पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन आदि के संबंध मजबूत होते गए और परिवार के में ममता की भावना उत्पन्न हो गई। पुरुष परिवार का मुखिया होता था, संभवतः कबीला इन्हीं लोगों की, यानी जो पुरुष परिवार का मुखिया है और कबीला इन्हीं लोगों की सामाजिक इकाई थी। यानी जो लोग थे, इनका ग्रुप जो है आगे बन करके जो गांव है वो कबीले के रूप में हो गया, जिससे अनेक परिवार होते थे, मतलब कबीले के अंदर बहुत से परिवार रहते थे जो सभी अपने मुखिया के प्रति निष्ठा रखते थे, अपने कबीले के मुखिया के प्रति सम्मान रखते थे। संभवतः इसी से आगे चलकर राज्य और राजा की भावना का उदय हुआ। यानी कबीले और क्षेत्र से, गांव से मिल करके वही आगे राज्य बना होगा और उनका मुख्य फिर राजा बना होगा, ऐसी मान्यता है। धार्मिक जीवन की बात करते हैं नवपाषाण काल में, तो विद्वानों का मानना है कि ये मनुष्य धर्म, अंधविश्वास और अनुष्ठान की भावनाओं का बीजारोपण इसमें हो गया होगा। जीवन में आदि व्याधि और नश्वरता ने मनुष्य की कल्पना को जागृत किया। यानी जीवन के अंदर, मनुष्य के अंदर जो जीना है, मरना है, नश्वरता है, ये भावना इसके अंदर उत्पन्न हुई होगी। और यदि उसने दान व देवी शक्तियों की कल्पना की हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यानी वो भगवान, देवी देवता, है ना, इन सब के बारे में, दानव राक्षस, इसकी कल्पना की हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मृतकों की हड्डियां रखने के लिए अस्थि और अस्थि कलश, अस्थि पात्र और शवों के ऊपर बनी हुई समाधियों से ज्ञात होता है कि इस समय के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी इनकी धार्मिक मान्यताएं जागृत हो चुकी थी और अपने पितरों की पूजा भी ये करते थे। पितृ पूजा जो आज वर्तमान में भी होती है ना, पितृ जो श्राद्धों में पितृ पूजा की जाती है, वैसे तो ये करते थे। शवों के साथ हथियार औजार भी रखे जाते थे, तो डेड बॉडी के साथ में हथियार औजार भी रखते थे, जो उनके धार्मिक विश्वास का प्रतीक था। तो शव के साथ हथियार औजार रखने का पीछे रीजन है कि उनके कोई धार्मिक मान्यता रहेगी, जैसे हमने कल बात की कि मिस्र के पिरामिडों में मिलते हैं ये। इस युग में मनुष्य मातृ देवता का उपासक था, यानी प्रकृति पूजा करता था। संभवतः लिंग पूजा भी इसी युग में हुई थी। यानी लिंग पूजा, यानी जैसे शिवलिंग की पूजा होती है, तो उस प्रकार ये पूजा भी उसी समय की मानी जाती है कि उस समय शुरुआत हुई। पूजा अर्चना में दूध, अन्न, मांस आदि जो है वो
अर्पित करते थे, यानी भेंट के रूप में भगवान को चढ़ाते थे। बात करते हैं इस नवपाषाण मनुष्य की भाषा और कला, लैंग्वेज और आर्ट की। तो विभिन्न स्थानों में विभिन्न जातियों और समूहों की बोलियां स्थिर होने लगी, यानी जो जिस क्षेत्र में रहता था, जिस जगह रहता था, तो वहाँ की जातियाँ भी बन गई और उनकी बोलियाँ भी बनने लगी। और जीवन के विस्तार के साथ साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ने लगा। शब्द भंडार का मतलब शब्दों की संख्या बढ़ने लगी। जब जरूरी जब वस्तुओं की चीज़ें, जब जो चीज़ उपयोग में आ रही है वो संख्या बढ़ रही है, तो शब्द भंडार भी बढ़ रहा है। विभिन्न जातियों तथा समुदायों की बोलियां बढ़ने लगी। इन लोगों की बोलियां बढ़ने लगी। जीवन की आवश्यकताओं ने नित्य नए शब्दों को जन्म दिया और इस प्रकार भाषाओं का सूत्रपात जो है इस समय हुआ। आजकल हमारे देश में जो आदिवासी जातियां हैं, कोल, भील, मुंडा, भूटिया, खासी, ये आदिम जातियां जो पहाड़ों और जंगलों में बसी हुई हैं, इन्हें नवपाषाण काल के लोगों का सीधा वंशज जो है माना जाता है। तो ये हमने बात की इस नवपाषाण युगीन मानव की भाषा और कला की। तो इस युग की कला की, हम भाषा की बात की, कला की बात करते हैं। कला विशेषकर मिट्टी के बर्तनों को देखने को मिलती है। मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो कलाकारी की गई है उससे पता लगती है। इसके अलावा आभूषणों से जो जो आभूषणों के नमूने मिले हैं इनके, वो शिलाओं यानी पत्थरों पे जो शिलाओं और पर्वतों की कंदराओं की दीवारों पर जो आखेट और नृत्य के चित्र बनाए, शिकार और नृत्य के जिन्होंने चित्र बनाए, उनसे इनकी कला की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं इसी के अंतिम पॉइंट, कंदरा चित्रकला है रॉक पेंटिंग की। तो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश की बहुत सी कंदराओं में अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी इस मनुष्य के बहुत चित्र मिले हैं, जिसमें 4 प्रमुख केंद्र हैं। मतलब 4 प्रमुख केंद्र कौन है कंदरा चित्रकला का? पहला महादेव पहाड़ियों, जो कि होशंगाबाद और पंचमढ़ी में है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। दूसरा रायगढ़ और शिकरपुर में कबरा पहाड़ वाला क्षेत्र। तीसरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सोन घाटी वाला क्षेत्र में इसके जो है ये कंदरा चित्रकला रॉक पेंटिंग मिली है। चौथा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मानिकपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर रॉक पेंटिंग मिली है। तो इन कंदराओं में पशु चित्रों की बहुल्यता, यानी जो चित्र बने हैं वो ज़्यादातर पशुओं के हैं। पशुओं में हाथी, सिंह, तेंदुआ, चीता, सुअर, हिरण, घोड़ा, बैल, कुत्ता प्रमुख जो है इन पशुओं की चित्र जो है बने हुए हैं। तो ये हमने बात की। कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नवपाषाण काल के देन और ताम्रकांस्य युग, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, तो कल इसको इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे फिर।